बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी दो बड़ी खबरों से। पहली खबर महाराष्ट्र से है, वहीं दूसरी खबर राजधानी दिल्ली से। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 90,000 को पार कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 3,290 के करीब पहुंच चुका है। अकेले मुंबई में 51,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जबकि मुंबई में 1,760 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। वहीं दिल्ली में एक दिन में 1,366 नए मामले सामने आने के बाद अब कोरोना का आंकड़ा 31,309 पर पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में मौत का आंकड़ा 905 हो चुका है। दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को दिल्ली के कई स्टेडियम को अस्थायी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रगति मैदान को भी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र और दिल्ली से। इन दो जगहों पर कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार इस कदर तेज है कि प्रदेश में जल्द ही 1 लाख मामले होने वाले हैं। 90,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अकेले मुंबई में 51,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। क्या आम और क्या खास, किलर कोरोना हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जबकि कई पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जारी है किलर कोरोना की मार। अकेले मुंबई में आंकड़ा पहुंचा 51,000 के पार। गुजरात में मौत के वायरस का आतंक। जी हां, देश में शहर शहर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात और क्या देश का कोई दूसरा राज्य कोरोना के प्रकोप से बुरी तरह से कराह रहा है। खासकर महाराष्ट्र, जहां देश के 1/3 से अधिक कोरोना के मामले हैं। देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में ही है और महाराष्ट्र में सबसे भयावह स्थिति मायानगरी मुंबई की है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 2,259 नए मामले सामने आए, जिसमें 1,000 से अधिक मामले अकेले मुंबई से थे। नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 90,787 हो गई है, जिसमें 51,100 मामले मुंबई के हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र में अब तक 3,289 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 1,760 लोगों की मौत मुंबई में हुई है। मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई, जिसमें 58 लोगों की जान मुंबई में गई। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो खास हैं, जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर हैं। मंगलवार को ही मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और चीफ इंजीनियर शिरीष दीक्षित की कोरोना की वजह से मौत हो गई। शिरीष दीक्षित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शिरीष दीक्षित नगर पालिका में जल आपूर्ति विभाग में प्रभारी थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालत कितनी खराब हो चुकी है। मुंबई के आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि इनमें बहुत से मामले ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, जो लोगों को बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, खासकर बीएमसी कर्मचारी, पुलिस और मेडिकल स्टाफ। मुंबई पुलिस के करीब 1,771 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जबकि 21 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एसआरपीएफ के 82 जवान भी कोरोना संक्रमित हैं। यही नहीं, कई डॉक्टर और नर्स भी लगातार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र में है। करीब 88,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और उसमें भी करीब 55% यानी कि 50,000 से ज्यादा जो मामले हैं वो अकेले मुंबई शहर से हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर मुंबई की खासतौर से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी काफी है कोरोना की इस महामारी से निपटने के लिए। इन सब के बीच राज्य सरकार और बीएमसी की तैयारियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मुंबई की जनसंख्या और कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के लिहाज से स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी हैं। मायानगरी मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ है। कोरोना से जंग के लिए मुंबई में 60 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हैं।
इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में करीब 9,284 बेड हैं, जिनमें से 8,635 यानी 93% करीब बेड भरे हुए हैं और सिर्फ 7% बेड खाली हैं। सरकारी और गैर सरकारी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 1,094 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से 1,083 बेड भरे हुए हैं, यानी 99% बेड खाली नहीं है। इन्हीं अस्पतालों में करीब 464 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 437 भरे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार और बीएमसी दावा कर रही है कि इन सुविधाओं में रोजाना इजाफा हो रहा है। दावा है कि करीब 8 से 10 हजार अतिरिक्त बेड अस्थायी हॉस्पिटल या फिर सेंटर बनाकर बढ़ाए जा रहे हैं। मुंबई में जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और डेडिकेटेड जो कोविड केयर सेंटर या हेल्थ सेंटर हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज़्यादा है, लेकिन जो बेड हैं वो मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,094 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से भी 99% बेड भरे हुए हैं, यानी कि ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन अगर मैं अस्पतालों के अन्य बेड की बात करूं तो उनमें करीब 9,000 ऐसे बेड हैं जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, लेकिन उसमें से भी करीब 93% बेड ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि मरीजों को दे दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ 7% बेड मुंबई में उपलब्ध हैं। इन सब के अलावा मायानगरी में कोरोना को काबू करने के लिए बीएमसी ने 24 वार्डों में 24 टीमों का गठन किया और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात में भी मौत के वायरस का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का गढ़ बन चुके अहमदाबाद में स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। मंगलवार को गुजरात में कोरोना के 470 नए मामले सामने आए, जिसमें से अकेले अहमदाबाद के 331 मामले हैं। इसी के साथ पूरे गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21,044 हो गई है, जिसमें से 14,962 केस अहमदाबाद से हैं। मंगलवार को प्रदेश में 33 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें से 27 लोगों की जान अहमदाबाद में गई। पूरे गुजरात में अब तक 1,313 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से अहमदाबाद में 1,066 लोगों की जान गई है। बहरहाल कोरोना की बेकाबू रफ्तार सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में ऐसे ही हालात हैं, जिस पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना के मामलों में और काफी तेजी देखी जा सकती है। मुंबई से संकेत पाठक, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में कोरोना का कहर कैसे कम होगा, इसको लेकर सरकार और अधिकारियों में मंथन का दौर जारी है, लेकिन फिर भी न तो दहशत कम हो रही है और न ही कोरोना मरीजों की संख्या। वहीं दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5 लाख से ज्यादा मरीज होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली के जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार दिल्ली वालों को कोरोना से निजात कैसे मिलेगी। कैसे कम होगा कोरोना का कहर? दिल्ली में होंगे 5 लाख कोरोना के मरीज। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सरकार में टेंशन। फिलहाल दिल्ली में ऐसे ही हालात हैं कि लोग कोरोना से दहशत में हैं और दिल्ली सरकार वायरस के ट्रांसमिशन से टेंशन में। ये हम नहीं कह रहे, ये तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान से साफ हो गया है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली में 12.6 दिनों में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन इसे तब कम्युनिटी स्प्रेड माना जाएगा जब केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी। कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है,
परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज़ करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाता है। क्योंकि दिल्ली में जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए दिल्ली में मौजूद अस्पतालों में बड़ी तादाद में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जून तक 44,000 केस होंगे, जिसके लिए 6600 बेड की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक मरीजों का आंकड़ा 1 लाख तक हो जाएगा, जिसके लिए 15,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक ये आंकड़ा 2.5 लाख तक होगा और इसके लिए 33,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं 31 जुलाई तक मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख हो जाएगा, इसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। वहीं कोरोना काल में दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कई स्टेडियम और प्रगति मैदान को अस्थायी अस्पताल बनाने का सुझाव दिया है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने ये प्रस्ताव सरकार को भेज भी दिया है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 1366 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राजधानी में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,309 हो गया है और अब तक दिल्ली में कोरोना से 905 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 11,861 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में मरीजों की संख्या 31,000 के पार हो चुकी है, जो अपने आप में बड़े खतरे की घंटी है। ऐसे में सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। अब दिल्ली वालों के बीच सिर्फ एक ही सवाल है कि जुलाई में उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी शिक्षक घोटाले में एक नया खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इन लोगों ने बड़े शातिराना तरीके से 69,000 युवाओं के भविष्य को कैसे अंधकार में ढकेल दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा। गिरफ्त में घोटाले के स्पेशल 11। अंधेरे में हजारों युवाओं का भविष्य। यूपी में जब से 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है, तब से कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो इस घोटाले के सूत्रधार हैं। तस्वीरों में उन लोगों को आप देख सकते हैं जिन्होंने 69,000 युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया। ये 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज सुनाव थाना में किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है, बरामदगी कराई जा रही है। ये जो शिक्षक भर्ती है उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। जरा सोचिए, ये लोग हर अभ्यर्थी से कितना ज्यादा रुपए ऐंठते होंगे कि पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इनके पास से लाखों रुपए और लग्जरी कार बरामद की है। वैसे इस घोटाले में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि ये सिर्फ ठगी ही नहीं करते थे, बल्कि पुलिस की माने तो घोटाले का सरगना शिक्षक विभाग में अच्छी पहुंच रखता था। लेकिन फिलहाल अभी मामले की जांच चल रही है। इस रैकेट में KL पटेल नाम का व्यक्ति जो है वो मुख्य आरोपी है और इसके अलावा ललित त्रिपाठी, मायापति दुबे आदि अन्य व्यक्ति हैं। इनसे अब तक कुल 22 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां रिकवर हुई हैं और इनके सूत्र लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निकल रहे हैं। जौनपुर से कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और बस्ती में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये पूरा अंतर जनपदीय मामला है। ये ठगी भी करते थे और इनकी अंदरूनी पहुंच भी सामने आ रही है, परंतु उसके भी पुष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। हम उन सूत्रों के तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और विवेचना में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं घोटाले के सामने आने के बाद यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घोटाले की जांच STF को सौंप दी है। शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की।
उक्त जानकारी के आधार पर शासन में उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। अब आपको सरगना समेत उन 11 आरोपियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने ये काम करने से पहले उन 69,000 युवाओं के बारे में भी नहीं सोचा जो कई महीनों से इस परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। और युवाओं की इस मेहनत पर कैसे पानी फेरा गया, इसको ऐसे समझिए। इनमें सबसे पहले नाम आता है आरोपी केएल पटेल का। ये शिक्षक घोटाले का सरगना है। केएल पटेल पूर्व जिला पंचायत सदस्य है और नवाबगंज प्रयागराज का रहने वाला है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने वाला कृष्ण पटेल बेहद ही शातिराना तरीके से इस गोरख धंधे को चला रहा था। वो किसी अभ्यर्थी से कभी सीधे नहीं मिलता था, बल्कि इसके लिए उसने कई बिचौलिए पाल रखे थे। दूसरा आरोपी है धर्मेंद्र। ये खाद्य एवं रसद के विभाग में लिपिक के पद पर तैनात है। धर्मेंद्र को कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत थी, इसलिए वो इस काम में शामिल हुआ। तीसरा आरोपी रुद्रपति दुबे। ये यूपी के भदोई में कोइरोना थाने के बीरापुर गांव का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम है शशि प्रकाश सरोज। शशि अभ्यर्थियों से कांटेक्ट बनाने का काम करता था। पांचवा आरोपी हरिकृष्ण सरोज है, जो नवाबगंज प्रयागराज का रहने वाला है। छठा आरोपी कमल पटेल। ये कस्तूरीपुर लोहागढ़ का रहने वाला है। सातवें आरोपी का नाम है रंजीत सरोज, जो नवाबगंज प्रयागराज का रहने वाला है। आठवें आरोपी का नाम है मायावती दुबे। नौवां आरोपी संतोष कुमार है। संतोष बिचौलिए का काम करता था और अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी रकम तय करना भी इसी की जिम्मेदारी थी। संतोष जॉर्ज टाउन प्रयागराज का रहने वाला है। वहीं आरोपियों की डायरी में दर्ज जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विनोद यादव और धर्मेंद्र है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने लिखित परीक्षा में पास होने के लिए 8 और 12 लाख रुपए देने की बात कबूली है। ये दोनों ही बहरिया प्रयागराज के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने एक कथित टॉपर को भी गिरफ्तार किया है, जिससे आज पूछताछ की जाएगी। पुलिस को शक है कि परीक्षा केंद्र के मालिक को पैसे देकर अधिक नंबर लिए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब प्रयागराज में भर्ती प्रक्रिया पर पैसे के लेन देन का आरोप एक शिकायतकर्ता की तरफ से लगाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हुई है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर आगे का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप और बढ़ती अड़चनों ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक जरूर लगा दिया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।